वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ICSE क्लास 10th साहित्य सागर हिंदी भाषा का कविता संग्रह, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिमी कविता, जिसका नाम है मेघ आए। और इस सुंदर कविता के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए, कविता को शुरू करने से पहले हम लोग कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के विख्यात कवि थे। इन्होंने सन 1949 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से की। इसके बाद कुछ समय के लिए ये आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। सन 1965 में इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उपसंपादक तथा पराग के संपादक का कार्यभार भी भली भांति वहन किया। सन 1983 में इनका असामयिक निधन हो गया। इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानियां तथा प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य की रचना की है और इनकी कविता की भाषा चित्रात्मक है। तो आइए इस महान कवि के इस कविता को पढ़ें, लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के बारे में जान ले, ताकि कविता को समझने में आसानी हो। बन ठन के मतलब सज धज के, गर्दन उचकाए मतलब गर्दन उठाकर, बाकी चितवन यानी तिरछी नजर, भरम मतलब भ्रम, पाहुन मतलब अतिथि या दामाद, अकुलाना मतलब उत्सुक होना या जिज्ञासु होना, ओट हो किवाड़ की यानी किवाड़ के पीछे छिपकर, सुधिलिन्ही यानी खबर ली, बयार मतलब हवा, ठिठकी मतलब अचानक रुकना, दामिनी मतलब बिजली, ताल मतलब सरोवर या तालाब, बरस मतलब वर्ष या साल, हर्षाया मतलब प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। इस पाठ की विशेष टिप्पणियां निम्न प्रकार है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली मतलब वर्षा के आगमन की खुशी में हवा चलने लगी। क्षितिज अटारी गहराई अर्थात अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर यानी आसमान पर बादल छा गए। क्षितिज एक ऐसा स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। जुहार मतलब आदर के साथ झुककर अभिवादन करना या प्रणाम करना। अटारी घर के ऊपर की छत या कोठरी। अब आइए हम लोग इस सुंदर कविता का आनंद लें। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलिन्ही बोली अकुलाई लता, ओट हो किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के,
मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कविता के पहले पैराग्राफ में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघ आए में मेघों के आगमन के माध्यम से गांव में दामाद यानी पाहुन या अतिथि के आने के उल्लास का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे गांव में शहर से किसी का दामाद बन ठन कर यानी सज संवर कर आया है। गांव में शहर से जब कोई दामाद बन ठन कर आता है तो उसे देखने के पश्चात लोगों में प्रसन्नता की खुशी की लहर भर जाती है। बादलों के आगमन की सूचना देने के लिए पूर्वाई हवा नाचती गाती चल पड़ी है। लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी है, अर्थात लोग भी मेघ रूपी दामाद को देखने को आतुर हैं, व्याकुल हैं। मेघ बहुत बनठन के शहरी मेहमान की तरह आ रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि गांवों में जब शहर से कोई मेहमान सज धज कर आता है तो पूरे गांव में उल्लास का खुशी का वातावरण छा जाता है। दामाद की सूचना देने वाला अत्यंत उत्साह और उमंग से उसके आगमन की सूचना देता है। उसी प्रकार पूरब से चलने वाली ठंडी हवा भी बादलों के आगमन की सूचना देती है। वह अत्यंत प्रसन्न होकर नाचती गाती इठलाती हुई चलती है। उसे नाचते गाते देखने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं, अर्थात मेघ का स्वागत करने के लिए लोग अपने घरों के खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं। दूसरे पैराग्राफ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें यह बताते हैं कि आकाश में बादलों के घिर जाने से शहर से गांव में आए मेहमान का चित्रण किया गया है। जब मेघ आ गए तो पेड़ों ने गर्दन उचकाकर झुककर उन्हें देखा। यहाँ कहने का भाव यह है कि हवा चलने से पेड़ों के झुकने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है मानो पेड़ मेघों के आगमन पर उन्हें गर्दन झुकाकर अत्यंत उल्लास से एवं उत्सुकता से देख रहे हों। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल जाती है और चारों ओर धूल उड़ने लगती है। आंधी के चलने को देखकर ऐसा लगता है मानो गांव की युवती मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली आ रही है। बादलों के घिर आने पर नदी भी ठिठक गई और उन्हें देखने लगी। इस प्रकार इन पंक्तियों में गांव में शहर से किसी मेहमान के यानी दामाद के बन ठन कर सज संवर कर आने पर जिस प्रकार गांव के लोग उसे झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही पेड़ भी मेघों को गर्दन उचकाकर और झुक झुक कर देख रहे हैं। आंधी को देखकर कवि यह कल्पना करता है कि उसका तेज चलना ठीक वैसा ही है जैसे गांव की किसी युवती का गांव में आए मेहमान को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जाना। नदी के ठिठकने से कवि का यह आशय है कि गांव की वधुओं ने घूंघट कर लिया है और वे मेहमान को घूंघट की ओट से देखने लगी हैं। तीसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं, बूढ़े पीपल ने मेघों का स्वागत किया। लता को ऐसी युवती के रूप में दिखाया गया है जिसका पति उससे 1 वर्ष बाद मिलने आया हो। इसी प्रकार तालाब भी मेघों के आगमन पर उल्लासित है, खुश है, क्योंकि मेघों के आने से उसमें पानी भरेगा। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जब गांव में कोई दामाद आता है तो घर का बड़ा बुजुर्ग उसका स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। उसी प्रकार पीपल ने भी मेघों का स्वागत किया। गांव में पत्नी अपने पति के सामने नहीं आती, इसलिए कवि ने कल्पना की है कि लता किवाड़ की ओट में खड़ी होकर अपने पति को 1 वर्ष बाद आने का उल्हाना देती है।
दामाद के चरण धोने का भी रिवाज है। इसलिए कवि कहते हैं कि तालाब खुशी खुशी परात में पानी भरकर लाया, जिससे कि मेहमान के चरण धोए जा सके। पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसीलिए उसके लिए कवि ने बूढ़े शब्द का प्रयोग किया है। अगले पैराग्राफ में कवि मेघों के आगमन का चित्र इस प्रकार अंकित किया है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में बादल छा गए, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। कवि ने इस संबंध में कल्पना की कि मेहमान और उसकी पत्नी का मिलन हो गया, यानी वर्षों बाद आए हुए अपने पति को देखकर जिस प्रकार पत्नी की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, उसी प्रकार प्रस्तुत कविता में भी कवि ने ऐसी ही कल्पना की है। पत्नी पहले तो उसे 1 वर्ष बाद आने और 1 वर्ष बाद उसकी सुध लेने का उल्हाना देती है, पर जब दोनों का मिलन हो गया तो बिजली सी कौंध गई और पत्नी के मन में जो भ्रम था यानी शक था, वह दूर हो गया। उसके भ्रम की गांठ खुल गई, अर्थात उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। जब पति पत्नी का मिलन हुआ तो मिलन के अश्रु बह निकले तथा 1 वर्ष के बाद के वियोग का बांध भी मानो टूट गया। उसने मेहमान से क्षमा याचना की, अर्थात किसने? पत्नी ने। जब दोनों का मिलन हुआ, दोनों 1 वर्ष के बाद मिले तो दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे और पत्नी के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। फिर उसने उस मेहमान से यानी अपने पति से क्षमा याचना की। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पति पत्नी के मिलन का सुंदर चित्र अंकित किया है। मिलने से पूर्व पत्नी के हृदय में 1 वर्ष बाद आने वाले पति के प्रति जो उल्हाना एवं शिकायतें थी, वह मिलन होते ही दूर हो गई। मेघों से वर्षा की झड़ी लगने को कवि ने आनंद एवं मिलन के अश्रु का रूप दिया। बादलों का जल इस प्रकार बरसने लगा जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी तेज प्रवाह से बहने लगता हो। क्षितिज को अटारी के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ कहने का भाव यह है कि पति पत्नी का मिलन क्षितिज रूपी अटारी पर हुआ। इस प्रकार प्रस्तुत कविता के माध्यम से कविवर श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघ के आगमन की बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है और बताया है कि किस तरह से मेघ के आने पर कैसे उसका स्वागत किया जाता है, जिस प्रकार गांव में सर से आए हुए दामाद का स्वागत किया जाता है। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कविता समझ में आ गई है तो फिर इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं आपके क्लास की आपको पढ़ने को मिले और आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।